जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देती हूं। नया साल है, शुभकामनाएं दे रही हूं, सबके लिए शुभ रहे। लेकिन रहेगा या नहीं रहेगा यह आप और हम पर निर्भर नहीं करता है। आज एक नेशनल टेलीविजन पर चर्चा हो रही थी इंडिया अलायंस के ऊपर। कल क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तब होगा तो क्या होगा, मतलब कि अटकलों और सूत्रों के हवाले से इंडिया अलायंस के ऊपर पूरी चर्चा। लेकिन आज अभी इस समय देश में क्या हालात है, क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए फेसबुक लाइव पर आ गई हूं। देश भर में 90 लाख, जी हां 90 लाख ट्रक चालक हैं। 30 लाख ट्रक चालक आज हड़ताल पर थे। कारण क्या है हड़ताल का? हिट एंड रन जो कानून है उसमें बदलाव किया गया है कि अगर कोई ट्रक चालक हिट करता है किसी को और चला जाता है, उसे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। ऐसे कानून जब आए तो क्या संसद में चर्चा हुई? जी नहीं, क्योंकि संसद में विपक्ष के 140 से लेकर 150 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया था। तानाशाही तरीकों से संख्या दम पर, सत्ता दम पर बिना चर्चा के बिल पास हो गए और बिल थोप दिए गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानून थोपा गया था और बाद में क्या हुआ अंजाम आप सब जानते हैं। ठीक उसी तरह ट्रक चालकों का जो ये कानून है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, हाहाकार है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहे हैं, सब्जियां जो भी सामान जरूरत है वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसका स्वाभाविक है। महंगाई पर असर पड़ेगा, सप्लाई चेन ब्रेक होगी। और ट्रक चालकों ने कहा अभी तो 30 लाख ट्रक रुके हैं, अगर ये 90 लाख ट्रक रोक दिए गए तो क्या होगा। ये बहुत गंभीर मामला है अपने आप में। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही में ट्रक चालकों का जो संगठन है उससे ना मुलाकात करने को तैयार है, ना उनकी बात सुनने को तैयार है। तो आप सोच लीजिए, लोकतंत्र में इन आवाजों को कम से कम सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए। यही नहीं, किसान 13 फरवरी को एक बार फिर भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। किसानों ने कहा, हम लोगों ने पहले एक आंदोलन किया कृषि कानूनों के खिलाफ, तानाशाह सत्ता को घुटनों पर लाए किसान, इस देश के अन्नदाता, और कृषि कानून जो वही तानाशाही से थोपे थे वापस लिए। लेकिन वायदा था कमेटी बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून लाएंगे। वो कानून नहीं आया, कमेटी कहां है मालूम नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो किसानों में गुस्सा है। किसान 13 फरवरी को राजधानी दिल्ली की तरफ भी कूच करने वाले हैं और इस मांग के साथ कि उनको एमएसपी जो है वो कानून बना कर दिया जाए। अभी चंपारण बिहार से 1100 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके जवान राजधानी दिल्ली पहुंचे और श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, रक्षा मंत्री जी के पास समय नहीं है। इसलिए ये जवान जो देश की सेना में भर्ती होकर भारतीय की सेवा करना चाहते थे देश की रक्षा के लिए, ये 1100 किलोमीटर पैदल चलकर श्री राहुल गांधी जी से मिले और ये सच्चाई बताई कि अग्निपथ भर्ती योजना की वजह से उनका भविष्य बर्बाद हो गया। उनका सपना जो सेना में जाने का था, सरहद पर जाने का था, वो चकनाचूर हो गया। और 64 युवाओं ने, जिनकी भर्ती हो चुकी थी, सब कुछ मतलब जिनके सब क्लियर था, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, वो ज्वाइनिंग ना होने की वजह से 64 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। ये चंपारण से पैदल चलकर राजधानी दिल्ली आए युवाओं ने श्री राहुल गांधी जी को बताया। मणिपुर करिएगा जरा गूगल, क्या चल रहा है मणिपुर में। 8 महीने से मणिपुर जल रहा है और आज और अभी इस समय भी लूटे गए हथियार आतंकियों के हाथ में है और वहां अभी भी हिंसा और मारकाट इस समय हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहां पर हैं, देश की सरकार कहां है। मणिपुर देश में डबल इंजन की सरकार पर कोई लेन देन नहीं है, जितनी मर्जी हिंसा हो जाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं विदेशी ताकतों का हाथ है, तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कौन से विदेशी ताकतें हैं। और इतनी हिम्मत विदेशी ताकतों की हो रही है कि 8 महीने से हमारा मणिपुर जल रहा है और हम मूक दर्शक बनकर बैठे हुए सिर्फ ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री वहां के कि विदेशी ताकतों का हाथ है। खत्म बात हो जाती है। देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था। कितना? 50 लाख करोड़ का। 1947 से देश आजाद होकर 2014 तक कितना? 50 लाख करोड़।
मात्र पिछले 10 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार में 50 लाख करोड़ का कर्ज माफ नहीं हुआ, हमने चुकाया नहीं, हमने उल्टा इस कर्ज को केंद्र की भाजपा सरकार ने 10 सालों में तरक्की उन्नति करके 206 लाख करोड़ पहुंचा दिया। जो आजादी से अब तक 55 लाख करोड़ था, वो मात्र 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से अधिक बढ़कर आपके हम पे देश पे जो कर्ज है वो 206 लाख करोड़ का हो गया है। रुपया मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 45 रुपया प्रति $1 की कीमत थी और रुपया गिरता है, देश की साख गिरती है। प्रधानमंत्री की साख के भाषण गूगल करिएगा, मिल जाएंगे। मनमोहन सिंह जी से पूछा जाता था। आज रुपया $1 के मुकाबले 83 रुपीज पहुंच चुका है। अपना $1 आप 83 रुपए 83 देंगे तो $1 मिलेगा। और $1 में क्या आएगा ये आप सोच लीजिएगा। जो हमारी विदेश में जिनसे हम तेल लेते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं, उन्होंने भी रुपए को स्वीकार करने से मना कर दिया। इतनी साख बढ़ गई कि उन्होंने कहा आपका रुपए की कोई कीमत नहीं रही, हम रुपए में तेल नहीं देंगे। और वो कब मना कर रहे हैं? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $109 प्रति बैरल से 73 रुपए प्रति डॉलर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें कच्चे तेल की गिर गई है, पर इसका लाभ आपको मिल रहा है। 60-70 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं? नहीं, आज भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी पार है, 90 के करीब है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई है और इसका फायदा तेल कंपनियों को हो रहा है। तेल कंपनियों ने लगभग 3 लाख करोड़ कमा लिया है। तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे बाजार की गिरी तो तेल कंपनियों ने 3 लाख करोड़ के करीब कमा लिया, लेकिन आपका $1 कम नहीं किया है। अब आती हूं इंडिया अलायंस की ईवीएम पर। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त से इंडिया अलायंस के 28 राजनीतिक दलों ने समय मांगा है। और आज से नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 28 राजनीतिक दल, विरोधी दल, विपक्ष में जो हैं, चुनाव आयोग को लेटर लिखकर लगातार समय मांग रहे हैं कि हमें ईवीएम और उसका जो वीवीपैट है जिसकी गिनती होनी चाहिए, उसकी एक मांग, सुझाव कुछ लेकर 24 के चुनावों से पहले मिलना चाहते हैं। क्या कारण है कि चुनाव आयुक्त के पद पर जो बैठे हैं वो 28 राजनीतिक दलों को समय नहीं दे रहे। क्या चुनाव आयुक्त दबाव में है किसी के, या आपके पास समय नहीं है कि 6 महीने होने वाले हैं, विपक्षी आपसे समय मांग रहे हैं और आप समय भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच का फैसला था कि मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति का फैसला अकेले अब सरकार नहीं करेगी, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, जिसे संख्या बल पर अध्यादेश लाकर फिर कानून लाकर पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया और सत्ता के 2 और विपक्ष का 1 मन चाहे आदमी को बिठाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। और हम ये भी नहीं कह सकते कि संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है। वो दबाव में काम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में आवाजें नहीं सुन रहे हैं, समय नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, वॉइस मैसेज, आदमी का नाम, आदमी का फोटो, आदमी का मोबाइल नंबर, वॉइस मैसेज दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया कि ये नंबर है, ये आदमी है, ये वॉइस मैसेज है। और उस बात को आज 10 दिन हो गए। ये हम 3 महिला प्रवक्ता, मैं, सुप्रिया शिंदे और रागनी को धमकी दी जा रही है कि आप मोदी सरकार या भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। ओहो, हम तो डर गए, बिल्कुल इतनी बड़ी धमकी दे दी गई। हम खामोश हो जाएंगे, इनको लग रहा था ना। हम डरने वालों में से ना खामोश होने वालों से हैं। गर्दन एक है, कितनी बार काट लेंगे आप। और मुख्य दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बकायदा मैंने उनके व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी दी और हम तीनों महिलाओं ने समय मांगा। लेकिन आज 10 दिन हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास हम महिलाओं की शिकायत सुनने का समय नहीं है। अब बात हमारी नहीं है, नहीं सुनेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मालूम है कैसे लड़ना है, इनका कैसे मुकाबला करना है। पर बात दिल्ली और देश की उन बेटियों की है कि सच में ये कानून और ये पुलिस इस तरह से काम करती है। यूं ही तो नहीं, देश की बेटी साक्षी मलिक की एफआईआर के लिए
दिल्ली पुलिस के चक्कर काटने के बाद भी दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इतने दबाव में थी कि साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं की। विनेश फोगाट के यौन उत्पीड़न के आरोप गंभीर ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद पे लगी, एफआईआर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, आदेश देता है, तब एफआईआर होती है। लेकिन आज 6 महीने हो गए, एफआईआर तो हो गई, चार्जशीट भी हो गई, गंभीर आरोप भी साबित हो रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी हुई ब्रजभूषण की? नहीं हुई। बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात इस देश की आधी आबादी, आपके घर में आपकी मां, बहन, बेटियों की इज्जत की है। कोई इतनी आसानी से आपकी बेटियों के गिरेबान में इज्जत पे हाथ डाले, उन्हें रोंद दे, सामूहिक बलात्कार कर दे और आप चुप बैठे रहेंगे? आप अगर चुप बैठे हैं तो अगला नंबर आपका है, क्योंकि बहुतों का नंबर आ गया और शायद वो कभी चुप बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे, मालूम नहीं है। आज पता लगता है कि बीएचयू में, कहां है बीएचयू? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कौन है वाराणसी का सांसद? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उसी वाराणसी में बीएचयू में के आईआईटी की एक छात्रा, एक बेटी के साथ 3 दरिंदे सामूहिक बलात्कार करते हैं। और यह बात आजकल की नहीं, 2 महीने पहले की है। 2 महीने पहले सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है ये 3 लड़के कौन है। यूपी पुलिस को पता चल गया, लेकिन 2 महीने ये लड़के कहां रहे? मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के करीबी हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, यहां तक कि जेपी नड्डा जी तो चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ फोटो हो, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निजी मुलाकात होती है, उनके साथ भी तस्वीरें हैं। और आरएसएस की संघ की शाखा में खाकी निक्कर और काली टोपी के काले कारनामों के पीछे ये सारी शिक्षा दीक्षा, ये संस्कारी बलात्कारी वहां से लेकर आए। ये सारी तस्वीरें आज पब्लिक में हैं। 2 महीने के लगते हैं, इनकी आज गिरफ्तारी होती है, लेकिन टीवी चैनल कोई चर्चा नहीं। और जब मैंने ये सवाल पूछा तो बोला मेवाराम कौन है। मैंने भी पूछा भाई साहब कौन है मेवाराम? हमें बताने लग गए राजस्थान के कांग्रेस के पूर्व विधायक। अच्छा ठीक है, तो नाबालिग बेटी का बलात्कार का आरोपी है, आरोपी, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी और बड़ी बड़ी खबरें हैं, राहत दे दी, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं फिर कहती हूं, कांग्रेस का था तो क्या कांग्रेस का कोई नेता एक उसके बचाव में खड़ा है? आज पूछना चाहते हैं आप तो ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, भाजपा के बलात्कारी संदीप सिंह, हरियाणा का मंत्री, गंभीर बलात्कार यौन उत्पीड़न के मामलों में भी जेल में नहीं थे, बचाती रही सरकार। नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी को फांसी होनी चाहिए, नहीं हुई, बचाते रहे। लेकिन कांग्रेस क्या नाम है, मेवाराम, राजस्थान के पूर्व कभी विधायक, राहुल गांधी जी के साथ तस्वीरें। आज सरकार किसकी है राजस्थान में? मैं अलका लांबा राजस्थान की सरकार को चुनौती देती हूं, दम हो, आपकी सरकार है राजस्थान में, 7 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए, दोष साबित होते फांसी पर चढ़ाइए। करेंगे आप ऐसे? कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल जी के साथ जो फोटो दिखाकर आप बचाव कर रहे हैं अपने 3 बीजेपी आईटी सेल के 3 भाजपाई संस्कारी बलात्कारियों का, ये तस्वीरें दिखाकर हम चुनौती दे राजस्थान में 7 दिन के अंदर मामला चलाइए, फास्ट ट्रैक में दोषी साबित कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, हम चू तक नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से लेकर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, भगवान न करे उसकी बेटी होती तो बिल्कुल बोल रही हूं, आईआईटी में पढ़ने वाली बीएचयू की छात्रा किसी की तो बेटी थी ना, या है। 2 महीने तक अपराधियों पर हाथ नहीं पुलिस डाल पाई, क्योंकि तस्वीरें थी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ, सिर्फ इसलिए पुलिस हिम्मत ही नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन आंदोलन चल रहा था बीएचयू में, मांग उठ रही थी लगातार, लेकिन किसी ने टीवी वीवी में नहीं देखा। आज तस्वीरें आ रही है कि बीएचयू में तो बहुत आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है, मांग हो रही थी कि इन तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, और वो तीनों मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार करके शिवराज सिंह जी के साथ फोटो शेयर कर रहे थे, ग्रुप फोटोग्राफ, शाबाशी ले रहे थे। सरकार बनाए भाजपा के 3 संस्कारी बलात्कारी
बीएचयू से भागकर, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी की लोकसभा से भागकर वहां पर। ठीक है, कांग्रेस की जबान बंद कर दीजिए कि आपके भी बलात्कार, ये तेरा बलात्कारी मेरा, हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन देश के लोगों से कहूंगी, आपको भी क्या ये चुप करवा दिए? आपने भी क्या किसी बलात्कारी का बचाव किया है? या आपके घर में कोई बलात्कारी है? या आपने कभी किसी का बलात्कार किया कि आप चुप हैं? क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपके घर में बैठा वो बलात्कारी, या आपने कभी कुछ कुकर्म किया है, मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ भी किया है। आपको डरने की कतई भी जरूरत है। फिर आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? और जिनको समझ नहीं आता कहां बोलें, क्या बोलें, कौन सुन रहा है, कुछ होगा या नहीं होगा, तो एक ही आदमी का उदाहरण देती हूं, दोबारा दूंगी। 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह को याद कर लीजिएगा। मात्र 23 साल का युवा, तानाशाही अंग्रेजों से भारत मां को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लड़े, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। देश आजाद हुआ। कब हुआ? भगत सिंह के फांसी, 23 साल के भगत सिंह के फांसी पे चढ़ने के 27 साल बाद देश आजाद हुआ। लोग तो ये भी कहते थे, क्या हुआ? आंदोलन से क्या हुआ? धरनों से क्या हुआ? प्रदर्शन से क्या हुआ? फांसी चढ़ गए, क्या हुआ? देश तो आजाद नहीं हुआ। तो क्या आवाजें उठनी बंद हो गई थी? 100 साल लगे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बोलते रहे, कुर्बानियां देते रहे, शहादतें देते रहे। अंत में तानाशाही गुलामियों से, अंग्रेज से मुक्ति मिली। इसी तरह इस सरकार से, जो पूरी तरह से हर संवैधानिक संस्थाओं को कुचल देना चाहती है, मार देना चाहती है, ये आप ही की तो आवाज है। एक बार लास्ट सुनिएगा मेरी। 5 राज्यों के चुनाव हुए, लगभग 11 करोड़ लोगों ने वोट किया। 4 करोड़ 80 लाख ने भाजपा को वोट दिया, सत्ता में बिठाया। तो 4 करोड़ 90 लाख, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने हमें वोट दिया और हमें विपक्ष में बिठाया। तो क्या विपक्ष का धर्म? 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने हमें चुना है। हम उनकी आवाज बनकर इस सरकार से उनके हक, अधिकार, इस संविधान, इस लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। हार का मतलब ये नहीं है कि आप तो हार गए, आप तो चुनाव हारे हैं, लेकिन वोट तो हमें 4 करोड़ लोगों ने दिया, 90 लाख, और हम उनकी आवाज बनकर इसी तरह मजबूती से बोलते रहेंगे। चाहे दिल्ली पुलिस सुने ना सुने, गर्दन काटने की अलका लांबा और हमारी दूसरी प्रवक्ताओं को धमकी आए, चुनाव आयोग मिलने का समय दे ना दे कि क्या कहना चाहते हैं, एक बार सुन लीजिए। किसान पहुंच रहा है 13 फरवरी को दिल्ली की दहलीज पर दोबारा इन्हें ललकारने। 90 लाख ट्रक चालक सड़कों पर आने वाले हैं। देश का युवा बेरोजगार अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आने वाले समय पर निकलने वाला है। और 14 जनवरी श्री राहुल गांधी जी जलते मणिपुर में भाजपा को चुनौती और आईना दिखाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू करने वाले हैं। 6200 किलोमीटर चलेंगे, मणिपुर से मुंबई तक चलेंगे। 14 राज्यों से गुजरेगी ये भारत न्याय यात्रा। 85 जिलों से गुजरेंगे हम लोग। और स्वाभाविक है, जनता के बीच से, मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, कर्मचारी हो, किसान हो, आदिवासी हो, मध्यम वर्गीय हो, बलात्कार की शिकार, यौन उत्पीड़न की शिकार हमारी बेटियां, उनके लिए न्याय मांगते हुए अदालतों के चक्कर काटते, उनके भाई, पिता, कोई भी हो, वो सब इस भारत न्याय यात्रा में पूरी उम्मीद है शामिल होंगे। और उन्हें न्याय दिलाने का, उनकी आवाज बनकर उन्हें एक मंच उपलब्ध कराने का कि कोई नहीं सुन रहा है, हम सुन रहे हैं। और हम मजबूर करेंगे कि देश की 140 करोड़ की आबादी तक आपकी आवाज पहुंचे और आपके साथ न्याय हो। हमें मालूम है मीडिया पूरी तरह बिका हुआ है। करोड़ों रुपए के विज्ञापनों से हर टीवी, हर अखबार आज ही खरीद ली गई है। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मैं सोच रही हूं, जब मोदी नहीं तो 140 करोड़ का देश, आप और हम, ये भारत रहेगा या नहीं? जो ये बोलते हैं मोदी नहीं, तो मतलब क्या भारत नहीं रहेगा? मोदी नहीं रहेगा तो क्या 140 करोड़ के लोग नहीं रहेंगे? मोदी नहीं रहेगा तो क्या ये देश का किसान
अन्न उगाना छोड़ देगा। मोदी नहीं तो क्या इस देश का जवान सरहद पे खड़ा होकर देश की हिफाजत करना छोड़ देगा? मोदी नहीं तो क्या देश के वैज्ञानिक आविष्कार छोड़ देंगे? नारा दिया जा रहा है हैट्रिक लगाएंगे मोदी, 400 पार करेंगे। आधार तो बताओ, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड तो लेकर आओ जनता के बीच में। मुझे मालूम है हमारा देश धर्म से, आस्था से, विश्वास से बहुत जुड़ा और भावुक है। धार्मिक आस्थाओं पर, राष्ट्रवाद के ऊपर आंखों में कोई भी इनके धूल झोंक दे, जितनी मर्जी धूल झोंक दे, सब भूल बैठते हैं, सब भूल बैठते हैं। मैं कहती हूं अपने धर्म में आस्था रखिए, अपने धर्म को मानिए, लेकिन आपके धर्म की आड़ में, आपकी आस्था से, भावनाओं से कोई खिलवाड़ करके आपसे धोखा कर ले, शहीदों के नाम पर, धर्म के नाम पर आपका वोट ले जाए और सत्ता हासिल कर दे, और उस सत्ता का लाभ आपको नहीं, 10 लाख करोड़ 5 साल में पूंजीपति मित्रों का माफ होता है, किसान का कर्ज माफ नहीं होता है। 5 साल में, पिछले 5 साल में 50,000 किसान अन्नदाता आत्महत्या कर गया। पिछले 5 साल में 35,000 युवा कर्ज में या आर्थिक तंगी से, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर गया। ये देश शहरों में नहीं बसता है। मैं दिल्ली राजधानी में रहती हूं और यहां जितने भी पैसे वाले हैं ना, जिनकी मोटी कमाइयां आ रही हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, करोड़ों के बंगलों में हैं, 5 स्टार में खाना खाते हैं, उनके लिए मोदी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके लिए तो चांदी चांदी है। लेकिन हम तो उन 80 करोड़ के लिए सोच रहे हैं जो आज भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ। आज भी वो 80 करोड़ निर्भर है सरकार के मुफ्त के राशन पर। वो 10 सालों में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना? उसे रोजगार क्यों नहीं बना? उसके हाथ में, उसके घर में, उसकी जेब में कमाई क्यों नहीं आई कि वो अपना घर का पेट, कम से कम अपने परिवार का पेट पाल पाए? हमने मोदी जी ने 80 करोड़ को खाना दिया और खाने के बाद निकालने के लिए करोड़ों शौचालय दिए। बस इसी के बीच में भाजपा घूमती है कि 80 करोड़ को ये किया, बीच में इंजेक्शन लगाया और अब निकालने के लिए खाया, जो निकालने के लिए करोड़ों शौचालय बना दिए। इसके अलावा हाँ, नए साल पर सोचा था छोटा सा आपके साथ संदेश शेयर करूंगी, पर लगता है कि कहां अपनी बात करें। हर कोई तो अपने मन की बात कर रहा है। जन की पीड़ा, जन का दर्द, जिनकी आवाज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अगर हम भी उसकी आवाज नहीं बनेंगे। आज अगर मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, चंपारण से चलकर आए पैदल दिल्ली तक बेरोजगार, अग्निपथ भर्ती योजना के शिकार युवाओं का मुद्दा उठाया, IIT BHU की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार का मुद्दा उठाया, सत्ता में संरक्षण मिल रहा बलात्कारियों को, उनका मुद्दा उठाया, मणिपुर जलते पर बात की, तो ये बात तो मेरी नहीं है ना, ये तो देश की बात है, देश के करोड़ों लोगों की बात है। ट्रक चालकों के आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हम तो निकलने वाले हैं भारत न्याय यात्रा पर। 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक 6,200 किलोमीटर, 14 राज्यों से 85 जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा में भाग्यशाली समझती हूं कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से, पहले दक्षिण से उत्तर तक चले थे, अब पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे। देश को जानने का मौका मिलेगा, देश के लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा। सिर्फ मन की बात नहीं, जन की पीड़ा भी देखेंगे, उसकी आवाज बनेंगे, उसमें हिम्मत जगाएंगे कि हताश निराश होकर आत्महत्याएं मत करो, गलत कदम मत उठाओ। न्याय होगा आज नहीं तो कल। भगवान के घर में कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। आज कहते हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला है, एक बहुत बड़ा पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया, पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है। भगवान श्री राम से भी अगर आप पूछेंगे कि भगवान श्री राम, आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप उन हाथों से प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ कराना चाहेंगे जिसके हाथ बलात्कारियों को,
बेटियों का यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को बचाने में लगे हुए, और वही हाथ आज आपकी प्राण प्रतिष्ठा हवन में बैठे। उन हाथों से हो। भगवान श्री राम भी या सीता मैया भी कहेगी दोबारा भी मौका मिल जाए तो धरती फाड़कर उसमें समाना पसंद करेंगी। वो घोर कलयुग है कि उस आदमी के हाथ से जिसने बेटी बचाओ का नारा दिया और जो अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बीएचयू में अपनी पार्टी के 3 बलात्कारियों को बचाते रहे और आज तक बचा रहे हैं। ना उस बेटी से मिले जो बीएचयू की आईआईटी की बलात्कार की शिकार हुई, और ना साक्षी मलिक जो आपके सांसद के यौन उत्पीड़न के जो है शिकार हुई, ना मणिपुर की बेटियों से मिले जिनके सामूहिक बलात्कार और आज तक घर चल रहे लोग। आप किसी से प्रधानमंत्री जी नहीं मिल रहे, और आप इन सबको बचाने के बाद उन्हीं हाथों से, उन्हीं अपवित्र हाथों से भगवान श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हवन करने जा रहे हैं। ओह गॉड। चलिए, आप सबसे इजाजत लेती हूं, लेकिन अंतिम संदेश नववर्ष पे अपना एक वीडियो शेयर किया था। हर पिता, हर भाई, हर दोस्त से कहना चाहूंगी, अपने घर की बेटियों को ताकत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि ये दरिंदे आपकी बेटियों के, बहनों के गिरेबान तक हाथ ना डाल सके। चाहे वो कितना बड़ा सत्ताधारी है, उसको जितना मर्जी संरक्षण प्राप्त है, हिम्मत दीजिए कि आंखें आपकी बेटियों की तरफ उठें, आपकी बहनों की तरफ उठें, उससे पहले वो उसकी आंख नोच डालने की हिम्मत रखें। वीडियो डाला है कि महिलाओं को, बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाइए। जहां तक आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक तौर पर उन्हें सशक्त करने की आधी आबादी आपकी बेटी बहनों को ताकत देने की बात है, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। लेकिन हम इस देश की बेटियों को कतई भी हारने नहीं देंगे। कम से कम सत्ताधारी, संरक्षण प्राप्त बलात्कारियों के सामने हम अपनी बेटियों को घुटने नहीं टेकने देंगे। मरना मंजूर है, पर इनके सामने सरेंडर करके हार नहीं मानेंगे। आप सबसे विदा लेती हूं, नहीं तो भावुक होकर पता नहीं कहां से कहां क्या क्या आपसे बात करती रहूंगी। पर जितने भी साथी जुड़े उन सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं कि जिस तरह से 2023 बीता है, कम से कम 2024 देश के करोड़ों लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, खासतौर से देश की बेटियों के लिए ऐसा कभी ना गुजरे। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि 24 हम सब के लिए शुभ रहे, और इसी तरह देश, हम सब एकजुट रहें। एक ही नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।